Good morning, sir. Good morning, Sonali. Keep your video on, Sonali. We'll just wait for a minute and then we will start. Okay, so in the सर meantime, हमारे हिंदी की भी आईडी आ गई इसी टाइम की। इस टाइम की कैसे आ सकती है? एक सेकंड, इस समय नहीं आएगी। एक मिनट रुको, I'll just class. इस समय तो लेकिन ये तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड क्लास होती है। आपकी हिंदी की वैसे कितने बजे होती है क्लास? सर अभी 1 मिनट। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Ma'am, there is a small confusion. I think Sarita ma'am has sent a Hindi class invite for the same time सर today. आज हिंदी की कोई क्लास ही नहीं है, अच्छा। पर मैम ने भेज। Yes, sir. 9:40 पे I think सरिता मैम ने लिंक भेजा है शायद। लेकिन 9:40 पे ये शेड्यूल्ड होती है। आई डोंट नो इफ देयर इज अ मिस्टेक। आई एम जस्ट राइटिंग टू हर। I wrote a message to her. Okay, sir. सरिता मैम को सेंड किया सर? हाँ, सरिता मैम को भेजा। Shivam, Dipanshu, Rishu, please switch on your videos. Urvashi, switch on your videos. So she has seen the message. I hope she responds. Okay. We'll get started in the meantime. स्टूडेंट्स आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। Okay, so सबके कैमरा ऑफ है, ऑन कीजिए सब लोग। उर्वशी, कार्तिक, शिवम, सोनाली, संदीप, कैमरा ऑन कीजिए बेटा। मैम ऑन है। So what she is saying is only bio and Hindi students will join this. Okay. Okay, so the maths student have to, okay. Okay, let's get started. Okay, तो संदीप आपका वीडियो अभी ऑन नहीं हुआ है, बाकी सबका है ऑन। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। या ओके, वंडरफुल। ठीक है, अब वीडियो बंद मत करिए, आप उसको ऑन रहने दीजिए। वी विल गेट स्टार्टेड। ओके,
तो आज हम वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विद इन प्रोबेबिलिटी which is called the Bayes theorem. Okay, so this is one of the, I would say, the most interesting concepts that we will study in probability in this standard. Okay, and to some extent it is also confusing for a lot of people. ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान दे के समझने की कोशिश करिए कि ये क्या होता है. ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने जो भी प्रॉब्लम्स किए हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, तो वो किस तरह के प्रॉब्लम्स थे? वो ये थे कि हमें पता चलता है कि एक इवेंट एफ है जो हो चुका है. ये हमें कंफर्मेशन होता है कि एक इवेंट एफ है जो हो चुका है. उसके बाद हम ये पता करना चाहते हैं कि कोई इवेंट ई है जो अब हो रहा है आफ्टर वी नो एफ हैज हैपेंड. तो अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओके, तो यदि इवेंट ई इवेंट एफ पे कोई डिपेंडेंस रखता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अब चेंज हो जाएगी, और अगर नहीं रखता है कोई भी डिपेंडेंस तो उसकी तब वो इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं होता. राइट, तो ये तो हुई सीधी सीधी कहानी है. तो हम ये बोलते हैं कि जो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है, जब हमें कुछ और नहीं पता कि एफ हुआ नहीं हुआ, हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो एक प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है, एक प्रोबेबिलिटी विदाउट इंफॉर्मेशन होती है, जिसको ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है. ओके, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी है उसकी, या फिर अनकंडीशनड प्रोबेबिलिटी है उसकी. और जब हमें कंडीशन पता चल जाती है तो एक पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी यानी आफ्टर प्रोबेबिलिटी या फिर कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी हम उसकी निकाल सकते हैं. यहां तक तो अब हमें आता है. अब इस प्रॉब्लम को उल्टा करके देखते हैं. अगर हमें ये पता चले कि इवेंट ई हो चुका है, इवेंट ई क्या चीज है जो बाद में हो रही है टेक्निकली, राइट? तो इवेंट ई हो चुका है, तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि क्या इवेंट एफ हुआ होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवेंट एफ हुआ होगा? ओके, तो एक तरीके से हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि हमें कॉज पता है, कॉज हो गया है, तो अब हम ये पता करना चाहते हैं कि अगर ये कॉज हुआ है तो इफेक्ट होगा कि नहीं होगा. लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम ये कहें कि हमें इफेक्ट तो पता है हुआ है, क्या हम ये पता कर सकते हैं अब कि क्या प्रोबेबिलिटी है ये इसका कॉज क्या था? ठीक है, तो ये हम प्रॉब्लम को उल्टा करके देख रहे हैं और इस चीज को हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास दो बैग्स हैं जो एक अंधेरे कमरे में रखे हुए हैं. दे आर प्लेस्ड इन अ डार्क रूम. बैग ए है, उसमें दो रेड बॉल्स हैं और दो ब्लैक बॉल्स हैं, और बैग बी जो है उसमें दो रेड बॉल्स हैं और चार ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है, अब आप जो है उस कमरे में जाएं, बिल्कुल अंधेरा कमरा है, तो आप इनमें से कौन से बैग को पिक करेंगे? ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, क्योंकि देयर इज नो रीजन टू प्रेफर बैग ए ओवर बैग बी. ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा बैग आदमी उठाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, दोनों की 50-50 प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, अब जो है हम किस तरह के प्रॉब्लम करते आए हैं कि हम ये कहते थे कि गिवन दैट द बैग चोजन इज द बैग बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन विल बी रेड. हम इस तरह की प्रॉब्लम्स करते आए. अब हमने इस प्रोबेबिलिटी को उल्टा कर दिया. अब हम ये पूछ रहे हैं
कि एक आदमी इस अंधेरे कमरे में गया, उसने दोनों में से पहले एक बैग चूज किया और उसमें से उसने एक बॉल निकाली और कमरे के बाहर आ गया। अब हम ये, उसने जब बाहर आके रोशनी में देखा तो उसके हाथ में जो बॉल थी वो रेड थी। वो बाहर एक रेड बॉल लेकर आ गया। अब हम उससे ये पूछते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने ये बॉल बैग ए में से निकाली होगी, राइट? तो ये किस तरह की प्रॉब्लम है? बैग में से बॉल निकाली जा चुकी है, हमें ये भी पता चल गया उसका रंग क्या है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता किस बैग से निकाली गई। और अब हमें ये पता लगाना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग ए में से निकाली गई। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है कि जो बैग ए और बैग बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो 50-50 थी, यानी हाफ और हाफ। जब तक हमें नहीं पता चला कि कौन सी बॉल निकाली गई, जब हमें पता चल गया कि निकाली हुई बॉल रेड है, तो क्या अभी भी ये प्रोबेबिलिटी जो है 50-50 ही है? दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस, यस मैम। सर कैमरा पता नहीं क्यों बच्चे बार बार ऑफ कर लेते हैं, इतना समझाने के बाद भी। सोनाली, वैभव, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता सर इनका। जयेंद्र, जयेंद्र एंड वैभव, आपके कैमरास ऑफ हैं एंड आई क्योंकि सर थिंक ऐसे पता भी नहीं चल रहा ना कि ये पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। कैमरा ऑन करके ज्वाइन करके छोड़ दिया, क्या पता चल पा रहा है। शिवम स्विच कर रखा है कैमरा, शिवम नागर। यस मैम। बेटा आपने नोटबुक की साइड कैमरा स्विच किया है? यस मैम। क्यों बेटा? आपको आपको अपनी साइड कैमरा रखना है। नोटबुक आप थोड़ी पढ़ा रहे हैं जो आपने नोटबुक की साइड किया है। ओके मैम। ओके, तो वैभव तो अभी जॉइंट नहीं है, तो ओके, वेलकम। ओके, गुड, विल कंटिन्यू। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट क्या दिया जाता है। वो आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि बैग तो चूज किया जा चुका था, तभी तो बॉल निकाली गई उसमें से। जो चीज हो ही चुकी है उसकी प्रोबेबिलिटी अब क्या निकल सकती है? वो प्रोबेबिलिटी अब चेंज थोड़ी ना होगी। जो चीज हो गई वो तो पास्ट हो गया, अब उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना चेंज होगी। अगर उस समय हाफ थी तो हाफ ही रहेगी। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? और ये सोच अक्सर होती है, ऐसा सोचा जाता है, और ये एक आर्ग्यूमेंट कॉमनली दिया जाता है। ठीक है, हमें इस आर्ग्यूमेंट से ऊपर सोचना है। ये आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली गलत है। ओके, ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट क्यों गलत है। हम ऐसा करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा चेंज करके एक एक्सट्रीम केस ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं, जिससे हमें ये इजीली समझ आए कि क्या ये प्रोबेबिलिटी वाकई में बदली या नहीं बदली, इवन विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस। इस तरह का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या है कि हमने अंधेरे कमरे में अब जो दो बैग्स रखे, एक बैग ए रखा जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं और एक बैग बी रखा जिसमें 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, अब अंधेरे कमरे में गए, इनमें से एक बैग, किसी भी एक बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, यानी हाफ और हाफ है। हमने एक बैग चूज किया, उसमें से कोई भी एक बॉल निकाली
और कमरे के बाहर आके देखा और ये पाया कि वो बॉल रेड थी। अब बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्यक्ति ने बैग ए ही चूज किया होगा? क्या अभी भी आप कहेंगे 50-50 प्रोबेबिलिटी है उसने बैग ए चूज किया होगा? कैन समबडी आंसर दैट क्वेश्चन? बैग ए में खाली रेड बॉल्स थे, बैग बी में खाली ब्लैक बॉल्स थे। बाहर आके देखा कि उसके हाथ में रेड बॉल है, तो उसने कौन सा बैग चूज किया होगा, बैग ए या बैग बी? बैग ए। कितनी प्रोबेबिलिटी है इस बात की? सर उनके बैग ए और बैग बी के तो 1/2 है, 50-50 है। लेकिन अब उस पता चला कि उसके हाथ में रेड बॉल है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी कहेंगे आप कि बैग ए की है कि वो चूज हुआ होगा? सर अगर जो रेड बॉल देखने के बाद करे तो शायद 1 है, क्योंकि बैग ए में ही है रेड बॉल। बिल्कुल सही शिवम। तो जब वो बाहर आके उसने कहा कि मेरे पास तो रेड बॉल है, हमने देखा रेड बॉल है, फिर किसी ने पूछा इसने बैग ए चूज किया होगा या बैग बी? 100% बैग ए चूज किया होगा, क्योंकि अगर बैग बी चूज किया होता तो उसके पास ब्लैक बॉल होती, राइट? तो बैग यस ए में से ही रेड बॉल आ सकती है। तो इस केस में अभी हमने कोई कैलकुलेशंस भी नहीं की, हमें ये चीज क्लियरली पता चलती है इस एग्जाम्पल से कि जब हमें आउटकम पता चला तो कहां से वो आउटकम आया है उसकी प्रोबेबिलिटी बदल सकती है, राइट? इसमें हमने कोई मैथ्स नहीं लगाई है, ये कॉमन सेंस से हमें पता चलता है कि इसके बाद भी अगर कोई ये कहता रहे कि 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि उसने बैग ए और बैग बी चूज किया, तो वो एक लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ये 100% प्रूव हो जाता है कि बैग ए ही चूज किया है, राइट? तो ये एक प्रूफ है, एक इजी प्रूफ है ये समझने के लिए कि आउटकम्स की इंफॉर्मेशन किस चीज से वो आउटकम आए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को भी चेंज कर सकती है, ठीक है? तो जो प्रोबेबिलिटी का खेल है ये इंफॉर्मेशन का खेल है। जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो ज्यादातर केसेस में हमें पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी बदल गई। केवल कब नहीं बदलती? जब जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो इंडिपेंडेंट होती है एक्सपेरिमेंट या ट्रायल से। अगर वो इंडिपेंडेंट है ऑब्वियसली तब हमें नहीं पता चलेगा, राइट? लेकिन इस केस में डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन नहीं है और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी के बारे में मिलती है, ठीक है? तो इस तरह की प्रॉब्लम जिसमें हमें आंसर पता चल गया, यानी हमें फाइनल रिजल्ट पता चल गया और हम ये पता करते हैं कि ये कहां से आया है रिजल्ट, ऐसी चीजें हम बेस थ्योरम से करते हैं, ठीक है? तो इसको एक बार हम एक डायग्राम में डाल के देख लेते हैं, ट्री बना के देखते हैं कि क्या हो रहा है, राइट? दिस इज अ प्रीवियस प्रॉब्लम, नॉट द सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम बट द फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैड। बैग ए है जिसमें दो रेड, ये जो एम्प्टी वाली हैं ये रेड है, दो रेड बॉल्स हैं और दो ब्लैक बॉल्स हैं। और बैग बी है जिसमें दो रेड बॉल्स हैं और चार ब्लैक बॉल्स हैं। दोनों को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ और हाफ है। अब इसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। वो कब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द रेड बॉल गिवन बैग ए वाज चोजन is half again. Q 2/4 is half again. Similarly, the probability of choosing the black ball, okay, BL is for black, choosing the black ball given that the bag chosen is A is 2/4 which is 1/2, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा। अब बैग बी में निकाल लेते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। Given that bag B is chosen, what is the probability of getting a red ball out? 2/6, right? Which is 1/3. Okay. Now the probability of getting the black ball given that bag B is chosen is 4/6, which is 2/3. ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं
ये प्रोबेबिलिटी है बैग ए को चूज करने की, और ये प्रोबेबिलिटी है बैग ए में से रेड बॉल निकालने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द रेड बॉल फ्रॉम बैग ए has become half into half, is 1/4. Similarly, probability of taking the black ball out of bag A is half into half, right? ये तो हमें प्रोडक्ट रूल पहले से ही पता है, हम वही यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। ये क्या प्रोबेबिलिटी कहलाएगी? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द रेड बॉल आउट ऑफ बैग ए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द ब्लैक बॉल आउट ऑफ बैग ए, this is the probability of taking the red ball out of bag B, and this is the probability of taking the black ball out of bag B. Okay, this is the simple product rule जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द रेड बॉल, ये रेड की है प्रोबेबिलिटी, राइट? और ये भी रेड की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द रेड बॉल फ्रॉम बैग ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द रेड बॉल फ्रॉम बैग बी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द रेड बॉल क्या हो गई? इसका और इसका एडिशन। सिमिलरली टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग द ब्लैक बॉल हो गई, ये ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बैग ए से है, ये बैग बी से है, इन दोनों को ऐड करा तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई ब्लैक बॉल निकालने, राइट? So before we go into the Bayes theorem, we should understand the theorem of total probability. Okay. So what is the meaning of the total probability? The total probability of taking the red ball is the sum of all the conditional probabilities of taking the red ball out. Right? That is what the theorem of total probability means। जो हमने यहाँ पे अपनी कॉमन सेंस से ही कैलकुलेट कर लिया, उसी चीज को केवल अब हम थियरम की फॉर्म में बोल रहे हैं कि द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is the sum of all its conditional probabilities. Okay? अब थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को हम एक बार मैथमेटिकल रिगर से समझ लेते हैं कि ये हमारा सैंपल स्पेस है, उसमें एक इवेंट ई है, राइट? अब इस इवेंट को सबसे पहले हमने पार्टीशन कर दिया है सैंपल स्पेस को इन इवेंट्स E1, E2, E3 and so on till En. What type of events are E1, E2 till En? देखिए यहाँ डायग्राम से समझते हैं किस तरह के इवेंट्स हैं ये इवेंट्स एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये कैसे हैं? नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स हैं। नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स जो होते हैं उनको प्रोबेबिलिटी की भाषा में हम क्या कहते हैं? नॉन ओवरलैपिंग को क्या होते हैं? नॉन ओवरलैपिंग इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी की भाषा जो अभी तक हमने की है। कैन समबडी आंसर दैट? They are mutually exclusive. मतलब जब इवेंट E1 हो रहा है तो इवेंट E2 उस समय नहीं हो सकता, दोनों में कोई ओवरलैप है ही नहीं, राइट? तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। दूसरी चीज हम क्या कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस पार्टीशन करना है, यानी कि अगर हम इन सब इवेंट्स को एक साथ रखें, इनका सबका यूनियन ले, यानी कि E1 यूनियन E2 यूनियन all the way to union En should be equal to the sample space. तो इसका मतलब ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है। ओके, तो एक चीज हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। ओके,
तो ये टर्म याद रखनी है आपको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। इस तरह के इवेंट्स में हमने सैंपल स्पेस को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि इवेंट ए क्या है। इवेंट ए में ये ले लीजिए आप, ये क्या है, E1 इंटरसेक्शन ए। सिमिलरली दिस एरिया इज A intersection E2. This area in the center is A intersection E3. This small area is A intersection En and so on. Right? तो इसका मतलब पूरा A कैसे आएगा, इन सब इंटरसेक्शंस को जोड़कर, यानी इन सब का यूनियन। Okay, so event A can be written as A intersection E1 plus A intersection E2 plus A, okay, और plus की जगह I can see unions because हम set theory की बात कर रहे हैं, union A intersection E3 union and so on. Okay, now ये तो हमारा आ गया। हम A को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2 एटसेट्रा, उन सब का यूनियन। Okay, now these intersections also do not overlap. They cannot overlap because E1, E2, E3 don't overlap. तो उनके इंटरसेक्शन किसी भी चीज के साथ लें वो भी कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। इसका मतलब all of these events, right, A intersection E1, A intersection E2 etc. are also disjoints or exclusive. In terms of probability we can call them exclusive. In terms of set theory we will call them disjoint. Okay, तो जब exclusive events होते हैं तो यूनियन कैसे निकालते हैं हम यूनियन की probability? By simply adding them up, right? So we can actually just say probability of A now is equal to probability of A intersection E1 plus probability of A intersection E2 plus all the way to P A intersection En. ठीक है, अब हम P इस वाली टर्म को खाली देखिए, इसमें से केवल इस टर्म को देखिए, ये क्या है, P A इंटरसेक्शन E1। अब इंटरसेक्शन को हमने प्रोडक्ट रूल में पढ़ लिया है कि किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। सो बस इसकी जगह ये लिख देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू P probability of A given E1 into probability of E1 plus probability of A given E2 into probability of E2 and all the way to En। बस उसी को कंडेंस करके हमने लिख दिया in the summation form. Okay, so probability of A is sum of all the conditional probabilities of A with respect to disjoint events, mutually exclusive and collectively exhaustive events EI to En. Okay, understood? This is called the theorem of total probability. Okay, so let's do a question. This is an example. A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be a strike, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike.
Okay, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Okay, determine the probability that the construction job will be completed on time. Okay, तो यहाँ पे देखिए काफी सारी probabilities हैं. Let's try to get them in a clean set. Okay, so सबसे पहले क्या है हमारे पास, the probabilities are 0.65 is the probability that there will be a strike. Okay, so let's say the probability of having a strike is this event is B. Okay, probability of having a strike is, we are denoting it with B. So how will we say probability of B is 0.65. Okay, this is probability of having a strike. Okay, so similarly, what is probability of no strike? Is 1 minus 0.65 is equal to 0.35. हमारे पास ये probabilities आ गई हैं, ठीक है ना. 0.80 is the probability that the construction job will be completed on time if there is no strike. Okay, so this, let's say A is the event of job completed on time, then probability of A given no strike, matlab given B complement, is equal to what? Is given to be 0.80. Okay, so there is a 80% chance that work can be completed on time if nobody goes on a strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Okay, so construction job can be completed on time even if there is a strike, but with a lower probability, means probability of A given B is equal to 0.32. Now we have to find, irrespective of whether a strike happens or not. Okay, even if we do not know the strike happens or not happened, हमें ये पता करना है what is the total probability that the work will be done on time. Okay, तो वो हमें कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हमें कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा? लॉ ऑफ द थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. तो थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी मैं यहां लिखता हूं, क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग इज प्रोबेबिलिटी of event A given the strike will happen into probability of strike will happen plus probability of A given strike will not happen into probability of strike will not happen. This is the law, the theorem of total probability. Okay, now before we go ahead and use it, let's check one thing. Are events B and B prime, B complement, are they collectively exhaustive and mutually exclusive? पहले वो चेक करना जरूरी है. क्या B और B prime exclusive हैं? Who will answer this? Shivam, can you answer that? Are two events B and B prime, yani B complement, are they exclusive events? Sir, I can't. Okay, no issues. Okay, so देखिए complement का मतलब ये है कि जब B ना हो, right? और complement को अगर हम सेट में देखते हैं तो इसका मतलब everything other than the event, right? So obviously there is no overlap, so they are
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे कि अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, अगर हेड नहीं आया तो क्या आया है, टेल आया है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बाय डेफिनेशन ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, दोनों का यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट ही होगा, तो बाय डेफिनेशन वो क्या है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी है। Collectively exhaustive. हाँ, तो इसका मतलब बी और बी प्राइम जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी है। जब भी एक कॉम्प्लीमेंट्स वाला केस होगा तो वो हमेशा ही ट्रू होगा। तो इसलिए ये इसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें पता है कि थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी विल वर्क हियर, राइट? नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. We just have to now put the values. What is probability of A given B, which is 0.32, into probability of B happening, which is 0.65, plus probability of A given B complement. Probability of A given B complement is 0.80 into probability of B complement, which is 0.35. Right? Now we just solve for this. We will get our answer. Okay, this calculation is performed here. We get the answer of 0.488. Okay, which is roughly 50%. Okay, so this is the answer we get as the total probability of the work getting completed on time. We don't care whether strike happens or not. Let's say I am with the management, I'm saying, okay, I don't care, maybe strike will happen, maybe it will not happen, just tell me the total probability that the work will be completed on time. Okay, so then we use the theorem of total probability. Okay, so this is what we did with intuition by just building a tree 2 minutes back. Okay, that same thing you can see is also true using the theorem of total probability, right? See, this half is the probability of PA happening, right? And this is the probability of red given A. So when we, and here it is probability of, this is probability of B, and this is the probability of R given B, right? And A and B, choosing either A or B is mutually exclusive. If A will be chosen, B cannot be chosen, right? And Yes, they sir. are also collectively exhaustive because at least the ball will come from one of the two bats. Yes, sir. Okay, so what we did just by intuition, that also complies with the law of the theorem of total probability. Okay, now in the next class we will use this theorem to find the probability of the cause, which is termed as Given the different. Bayes theorem. Okay, named after the proposer of this theorem, Bayes theorem, which is a way to find the reverse conditional probability. Okay, so this Yes, we sir. will do in the next class. Did you understand the theorem of total probability clearly? क्या सर? थियरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समझ आ गया है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ वो तो आ गई सर। हाँ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। बेस थियरम में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ना उससे पहले वी हैव द नेक्स्ट क्लास टुमारो, डू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन द टोटल प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट ओके सर। अ फ्यू क्वेश्चंस, ताकि टोटल प्रोबेबिलिटी में कंफ्यूजन ना हो जब बेस थियरम कर रहे हैं। ओके सर। सर एक डाउट है हाँ हाँ सर, मैं कल पूछ रहा था ना डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो वो हाँ हाँ ऐसे ही है सर। ट्रांसेंडेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है सर? हाँ, तो एक अच्छा, वो मैं आई एम एक्चुअली रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू, आई विल सेंड इट द आंसर टू यू. ओके, you want to know about ओके सर। transcendental differential equations ना, I'll explain that. यस सर। ठीक है, ओके सर। I'll थैंक यू send सर। that out. You drop me a message, okay? मेरे को एक मैसेज भेजो, I'll reply to that. ओके सर।
चल ओके Within 5 minutes, I am sending you. हाँ ओके ओके श्योर Okay. ओके थैंक यू बाय बाय Thank you, sir. थैंक यू मैम थैंक यू सर।